हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास आज हमने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए हैं, देखना है। सभी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होंगे और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमने लेकर चल रहे हैं कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास। पहला है कंप्यूटर की खोज और उसके सुधार का इतिहास 2500 वर्ष से पुराना है, मतलब 16 शताब्दी से पहला है। लेकिन कंप्यूटर के आविष्कार ने आज पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज हर कोई व्यक्ति मतलब हर कोई यूज़र इसके बारे में जानना और समझना चाहता है। यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर मानव जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। मानव के जीवन का जो आविष्कार है, कंप्यूटर बहुत बड़ा आविष्कार है। आज विश्व के हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, ठीक, इस्तेमाल हो रहा है। फिल्म निर्माण में, यातायात में, अंतरिक्ष में, व्यापार आदि जैसे कई क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। चाहे तो वह हमारा निर्माण किसी चीज़ का हो, फिल्म बनाने का हो, या यात्रा करते समय का हो, अंतरिक्ष मतलब प्लेन उड़ाने समय का हो, ट्रेन्स का हो, व्यापार का हो, या गेम्स का, अदर एक्स्ट्रा कितने भी हर क्षेत्र में हम आजकल कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे सबसे पहले लेकर चलते हैं हम। स्टार्टिंग होती है अबाकस से। जो अबाकस थी एक बच्चों के कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करने की चीज़ थी, जिसमें एक लाइनिंग थ्रू उसमें गोटियाँ डाली जाती, मतलब गोल ऐसी पड़ी होती थी। यहाँ पर डायग्राम लगा दिया है, आप देख लीजिए। सर्वप्रथम अबाकस डिवाइस का आविष्कार गणना करने मतलब मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करने में हुआ था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन में लगभग 600 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था अभी हमारा? 600 ईसा पूर्व, इतना देखेंगे कहाँ हुआ था? चीन के अंदर हुआ था, ठीक। अब चीन के अंदर हुआ था। अबाकस को सोरोवन के नाम से भी जाना जाता था। इसका दूसरा नाम था हमारा सोरोवन, ठीक, के नाम से भी जाना जाता था। इस डिवाइस की मदद से बिना कॉपी पेन या कैलकुलेटर के गणितीय क्रिया को सरल से हल किया। मतलब मैंने अभी बताया था आपको, मतलब इसमें जो हम गुणा करते थे बिना पेन कॉपी ठाए, ऑटो हम आसानी से इसके अंदर गुणा मल्टीप्लिकेशन भाग ऑटोमेटिक हमारी हो जाती थी। जो अबाकस था वो एक आयताकार फ्रेम बना हुआ है। इसको हम जो फ्रेम बोलेंगे वो होता है हमारा आयताकार, ठीक, स्क्वायर रूट बना होता है। यह फ्रेम बना होता है तो तारों का एक ढांचा है। तारों का उसके अंदर क्या लगा हुआ लकीर ढांचा है, तथा उन तारों में गोल मोती पिरो जाते हैं। सारी चीज़ बता दी हैं। मोतियों की मदद से अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग जैसी गणना की जाती हैं। गणना करते समय बैडिस, ठीक। अब आते हैं जो बनाया था वो था जॉन नेपियन। उसके आगे चलती है अगले में हमारा जॉन नेपियन की हजी क्या थी। इस यंत्र का आविष्कार 17वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। जो हमारा अबाकस था वो था 16वीं शताब्दी, ठीक है भाई, वो है 16वीं शताब्दी हो गई। अब 1670 में अब आती है अगला था जॉन नेपियन। इसकी जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था हमारा 17वीं शताब्दी में। शुरुआत हुई थी, क्या था? नेपियन बोन्स, हड्डियों ने हाथी के दांत या धातु से बने, ठीक है, ठंडे होती थी। इसके ऊपर नंबर लिखे होते थे। इस यंत्र को कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर भी कहा जाता था। अब वो जो कार्ड होता था वो एक इस तरीके से बना होता था, ठीक, इस तरीके से कार्ड पूरा बना होता था हड्डी के ढांचों का। उसके अंदर नंबर पूरा रहते थे, जैसे 1 लिख दिया उसके अंदर, 2, 3, यहाँ पे मोती थे, उसमें खाली नंबर डले हुए थे, ठीक भाई। अब उसके बाद आता है पास्क लाइन। इसका जो हुआ था वो था सन 1942 में। फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक गणना करने का यंत्र बनाया था, जिसे एडिटिंग मशीन कहा जाता था। यह मशीन सिर्फ जोड़ने व घटाने की गणना कर सकता था। इसमें सिर्फ 2 काम होते थे हमारा, जोड़ना और घटाना। यह मशीन
घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। पास्कल द्वारा बनी गई इस युक्ति को पास्क लाइन कहा गया। यह सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था। तो सबसे पहली थी हमारी ये मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी, मतलब दो काम करती थी, सिर्फ जोड़ना और घटाना। आगे चलते हैं। आगे है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन देखते हैं किसने बनाया था। 19 सेंचुरी से प्रारंभ, मतलब पहले जो हुई थी हमारी 16वीं शताब्दी में हो गया था अबाकस, 17वीं में हो गया पास्कल, अब उसके बाद चलता 18 कंप्लीट हुई। अब 19 की जो आरंभ हुई, 19 मतलब जब शुरुआत हुई प्रारंभ में ही, कंबेरियंस विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर थे हमारे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे सन 1882 में। सन 1882 में पास्कलाइन से प्रेरणा लेकर, मतलब उनसे सीख कर थोड़ा सा, डिफरेंस इंजन नामक गणना करने वाली एक यांत्रिक मशीन विकसित की। मतलब जो डिफरेंस इंजन बनाया था वो बनाया था हमारा चार्ल्स बेबेज ने। एक मशीन है ताकि विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त किया जा सके, मतलब कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके अंदर, कौन कौन सी घटनाएं नहीं होती हैं, पूरी दुनिया का रिजल्ट कैसे प्राप्त हो। उसके बाद जो चार्ल्स बेबेज थे, सन 1882 में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की। रूपरेखा मतलब उसको बना के डायग्राम तैयार किया, जिसका नाम एनालाइस एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन रखा गया। मशीन पूर्णतया स्वचालित था, मतलब पूरी रूप से मशीन कार्य कर रही थी, तथा मैथमेटिकल्स की आधारभूत प्रक्रिया जो आधारभूत की प्रक्रिया थी हमारी, ठीक भाई, वो कौन सी थी। जो क्रिया बिन सक्सेसफुल हो चालू, मतलब कुछ उसको कार्य करना शुरू हो गया, जो उसका कार्य था आधारभूत कार्य, वो ऑटोमेटिक कार्य करना ना शुरू कर दिया, मतलब उस चीज़ में वो सफलता रहे। यह यंत्र एक स्पीड की उसकी जो स्पीड थी वो थी 60 गणनाएं प्रति मिनट तक, मतलब 1 मिनट में वो 60 कैलकुलेशन एक साथ कर सकती थी। जो उनका डिफरेंस इंजन था, उनका कौन सा था वो, डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज का 1 मिनट में 60 गणनाएं एक साथ कर सकता था। अब उसमें देखेंगे जो कीबोर्ड मशीन थी साथ में, सन 1980 में बनाई गई थी। कीबोर्ड जो कुंजी प्लेट यंत्र था वो बनाया गया था 1980 में। के आसपास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कीबोर्ड मशीन का विकास हुआ। इसमें आंकड़ों व निर्देशों को देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता था। आज भी कीबोर्ड का इस्तेमाल अत्यधिक प्रभावी रूप में होता है। जो हम आजकल कीबोर्ड चलाते हैं सब अलग अलग हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम जनरेशन कंप्यूटर का। कंप्यूटर की शुरुआत कब से शुरुआत हो गई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी ने सन 1946 से 1956 तक के कंप्यूटर्स को लिया गया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आ गया था, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, मतलब ENIAC था। इसका आविष्कार जेपी, ठीक, इसका आविष्कार था जेपी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1946 में, 46 के एक्टर और मोचली के ENIAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है, नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी हमने बता दी है 1946 से लेकर 1956 तक। 1946 से लेकर 1956 तक। अब इसकी जनरेशन यहाँ चलती है। सबसे पहले आई थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले आई थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद पंच कार्ड पर आधारित बना, फिर संग्रहित
संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग फिर बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय बहुत सारे एयर कंडीशनरों का उपयोग, फिर मशीनों तथा असेंबली भाषाओं का उपयोग। इतनी स्टार्टिंग हुई 1946 से लेकर 1946 से 1956 तक, 1946 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पीढ़ी। सेकंड जनरेशन में क्या है? 1956 से 1964 तक, 1956 से लेकर 1964 तक। अब इसमें दे रखा कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी सन 1956 में समाप्त हुई, तो 56 से इसको क्या कर दिया, शुरुआत कर दी। द्वितीय पीढ़ी शुरुआत हो गई कंप्यूटर की। ठीक, कंप्यूटर के वैक्यूम ट्यूब स्थान से पर ट्रांजिस्टर, जो वैक्यूम ट्यूब चली थी उसके स्थान पर आ गया हमारा ट्रांजिस्टर, उसके स्थान पर आ गया हमारा ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जिसमें विलियम सोकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया गया। उसका आविष्कार तो 1947 में हुआ था, पर जब विलियम सोकले था उसने द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उसका संचालित किया, मतलब उसका उपयोग किया। वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने किसका इस्तेमाल किया? फिर ट्रांजिस्टर का। ठीक भाई, अब इस ट्रांजिस्टर का उपयोग करते करते सबसे पहले उपयोग हुआ वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग, फिर अपेक्षाकृत छोटे और ऊर्जा की कम खपत, मतलब उसमें लाइट का खर्चा कम, अधिक तेज व विश्वसनीय, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले, मतलब उनकी लाइट की जो खपत थी वो कम हो गई। फिर कोबल एवं फोरटॉन्स जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास। उस समय पे दो भाषाओं का विकास हुआ था, कोबल और फोरटॉन। फिर संग्रह डिवाइस, प्रिंट एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का उपयोग। ठीक, प्रिंटर भी इस टाइम चला था, और ऑपरेटिंग का मतलब, सिस्टम का मतलब होता है जो हमारी विंडोज़ होती है, जो हमारी क्या होती है? विंडोज़ होती है। आगे तृतीय पीढ़ी पाते हैं, थर्ड जनरेशन। इसमें क्या, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के शुरुआत 1964 में हुई। इस पीढ़ी की कंप्यूटर जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आईसी से। आईसी को होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रदान किया आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट। इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही है, यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट इंग्लिश में है, जो आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी, ठीक है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंत्र जैक किल्बी ने किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903 या ICL 1900, यूनिवैक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। हम ये समझ लें पहले, कंप्यूटर्स में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा 1 से ही काउंटिंग होते हैं, मतलब उनको एक एक करके ही गिना जाता है। जैसा ICL 1930 है, इसको हम एक एक करके ही गिनेंगे, अलग अलग करके नहीं गिनेंगे। जैसे वो ICL 1900, ठीक, इसको हम सिंगल नंबर करके गिनते हैं। अब इसमें कौन कौन से हुए थे? सबसे पहले एकीकृत सर्किट हो गया, मतलब IC इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। फिर प्रथम पीढ़ी एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा इसका वजन बहुत कम था। जो हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका वजन सबसे ज़्यादा था, उससे कम हुआ हमारा सेकंड जनरेशन का। अब थर्ड जनरेशन जैसे आए तो उन दोनों की अपेक्षा उसका वजन उन दोनों से भी कम हो गया। फिर यह अधिक विश्वसनीय था, मतलब उन दोनों से काम अधिक कर सकता था। फिर पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव का था, इसको हम पोर्टेबल कहीं भी रख सकते थे उठा के एक छोटी सी जगह में। फिर उच्च स्तरीय भाषाओं का बेहतर स्तर पर प्रयोग, इस पे हम प्रोग्रामिंग भाषा कितनी भी कर सकते थे, एक उच्च स्तर लेवल की भाषाओं का। अब आता है हमारा जनरेशन नंबर 4, मतलब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का। इसकी शुरुआत हुई 1971 से लेकर 1985 के कंप्यूटर की श्रेणी में रख रखाव में। इसका जो अधिक विकसित किया गया था
विशाल एकीकृत सर्किट, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसीएल में, ठीक, इसको फुल कर देंगे आईसीएल, लार्ज, या एल आई सी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो लगभग कितना था हमारा, 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य कर सकता है। जो कितने कार्य करेगा वो, हम इसके मेन चीज़ बता रहे हैं आपको, 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य कर सकता है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब होता है सीपीयू, जो हमारा ये रखा हुआ ये होता है हमारा सीपीयू, इसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक छोटी सी चिप में आ गई जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एमपी, माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप से बना होता है जिसमें छोटे 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 ट्रांजैक्शन लगे होते हैं, हजारों की संख्या में। इसको ही नाम दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर, छोटी छोटी चिप के अनुसार, ठीक भाई। अब अलर्ट्स, इसमें सबसे पहले देखा था ALTS 8800, मतलब 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था अलर्ट्स 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। कंपनी का नाम था हमारा मिट्स, MITS, ठीक है भाई, MITS नामक कंपनी ने बनाया था। इसी कंपनी पर बिल गेट्स जब बिल गेट्स थे, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, ठीक है, उस समय पे जो बिल गेट्स थे वो कहाँ के स्टूडेंट थे, हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है, तो आज टॉप 10 नंबर 1 का विश्वविद्यालय IITs में काउंटिंग होता है, वो था हमारा हार्वर्ड, ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, जो विदेश में स्थित है। वो वहाँ के छात्र थे। बेसिक भाषा को स्थापित किया गया था। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। इस जिसकी सफलता मिली थी उसके बाद उन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटरों का स्वामी मतलब कहा जाता है, ऑनर ऑफ कंप्यूटर्स एंड बिल गेट्स, ठीक। अब चतुर्थ पीढ़ी में जो कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ वो थे हमारे अति विश्वसनीय स्तरीय एकीकरण, ठीक, अति विश्वसनीय मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीकी का उपयोग। सबसे छोटे कंप्यूटर्स बना दिए गए 1971 में। साधारण आदमी की क्रिया क्षमता के अंदर, मतलब नॉर्मली तरीके से सोचेंगे, फिर आकार में अदर भूल कमी, मतलब सबसे छोटे कम से कम, साधारण वाला हो गया, फिर अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान। अब इसकी गति जो थी बढ़ गई थी, पहले कितनी थी 60 थी 1 मिनट वाले की, उससे फिर ज़्यादा बढ़ी, 3 लाख हो गई, अब कितनी हो गई 60 मिलियन से ऊपर। फिर अधिक मेमोरी क्षमता, इसकी मेमोरी क्षमता कितनी भी हो सकती है, 1 टेराबाइट से लेके 500 400 300 भी 200 से अपने अनुसार व्यक्ति यूज़र रख सकता है। कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास, मतलब इसी समय नेटवर्क्स को विभिन्न पार्टों में बांटा गया। पहला बना दिया LAN, उसके बाद बना दिया MAN, उसके बाद बना दिया WAN। एन की फुल फॉर्म होती है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क्स। मैन की होती है मेट्रोपोलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क्स। वैन की होती है वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन का 1971 से वो चली थी, 71 से 85 तक। अब 85 से लेकर चल रही है हमारी वर्तमान समय तक फिफ्थ जनरेशन। जो फिफ्थ जनरेशन है वो अभी भी हमारे साथ में चल रही है। वेरी स्केल लार्ज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटर का, ठीक, परस्पर संयोजन किया गया ताकि डेटा तथा सूचना को
आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को प्रतिस्थापित करना शुरू किया। इस पीढ़ी के प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस घड़ी के आकार भी कंप्यूटर को देखा जा सके। पोर्टेबल्स कंप्यूटर था। इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा जैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है 1985 से लेकर प्रेजेंट समय तक, अब इसकी शुरुआत 1985 में अब तक चल रही है। इस जनरेशन में हमने कंप्यूटर को कम से कम हर प्रकार से छोटे से छोटा करने की कोशिश की है। पहले ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, हर रूप में परिवर्तन किया है। एक मोबाइल फ़ोन में भी परिवर्तन करके देखा है। कंप्यूटर जनरेशन को छोटे से छोटे भागों में बांटा है। अब कंप्यूटर को विभिन्न आकार, आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संचार को तैयार किया गया जाता है। जैसे विभिन्न मॉडल्स में बांटा बताया था मैंने, डेस्कटॉप, लैपटॉप, और उसके बाद है लैपटॉप, पामटॉप आदि कंप्यूटर उपलब्ध होते हैं। पहला इंटरनेट, फिर मल्टीमीडिया, फिर नए अनुप्रयोग। इंटरनेट पढ़ते हैं पहले। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर में कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं। दुनिया भर में कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होते हैं और इस तरह हम कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला आदि, संस्कृत आदि लगभग सभी विषयों पर विधिया सामग्री इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। हम हर किसी चीज़ का इलाज घर बैठे बैठे कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट पे उसका इलाज हो सकते हैं और सारी सुविधा हम उससे ले सकते हैं। फिर मल्टीमीडिया, ध्वनि, साउंड, दृश्य, ग्राफिक्स या चित्र, पाठशाला, टेक्स्ट सम्मिलित आदि रूप में मल्टीमीडिया इस का पीढ़ी में विकसित हुआ है, फिफ्थ जनरेशन में और फोर्थ जनरेशन में। फिर नए अनुप्रयोग, कंप्यूटर की तकनीक अति विकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोग तथा फिल्म निर्माण, यातायात, निरंतर उपयोग, व्यापार एवं शोध आदि के क्षेत्र में है। ठीक, और चलते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। सबसे पहले कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो है 4 प्रकार का। पहला सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो। सबसे पहले हम हाईएस्ट लेवल का कंप्यूटर रखा है सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले रखा है हमने हाईएस्ट लेवल का सुपर कंप्यूटर। यह है कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणी के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा है। जो इसकी स्पीड है 3 लाख मिनट माइक्रो सेकंड के हिसाब से है, जो बहुत ही तेज स्पीड में इसकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन कर सकता है और बिना किसी के। जो हमारा है टेक्स्ट पूरा कंप्लीट उसमें दिया गया है, जैसे यहाँ से चलेंगे। अन्य सभी श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े, सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले, सबसे अधिक गति वाले और इन कंप्यूटर्स के अनेक सीपीयू समांतर एक सीढ़ी में लगे होते हैं। ऐसे सब सामान रखे हुए हैं। तो सुपर कंप्यूटर होता है, इसमें 1 से लेकर 10, 15, 20, 30 कितने भी सीपीयू लगे हो सकते हैं। डिफिकल्ट्स है और उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर नॉन बॉर्न में न्यूमैन सिद्धांत। उसको कहा जाता है सुपर कंप्यूटर नॉन बॉर्न मेन्यू सिद्धांत। और जो क्षमता क्रिया जो लगी होती है वो होती है पैरेलल प्रोसेसिंग में। वो होती है हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग में। जो कंप्यूटर का सीपीयू है, मतलब बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्लीट। और इसका जो सुपर कंप्यूटर का नाम है परम कंप्यूटर का विकास रूप है। इसको कहते हैं PARAM 10,000। पूरा नाम इसका परम 10,000। इसकी अलावा अन्य सुपर कंप्यूटर भी होते हैं, जैसे CRAY2, CRAY XMP24 और NEC 500 और NEC 500। और आप बढ़ते हैं आगे। अब ये है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। अब इसमें दे रखा अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण।
अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार में कर दिया गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर में दे दिया गया है। ये एनालॉग कंप्यूटर में शो होते हैं हमारे, देखो क्या क्या कार्य कर सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर में। हम एनालॉग कंप्यूटर से दाब, ताप, लंबाई आदि को माप सकते हैं, अनेकों में परिवर्तन कर सकते हैं, जो अंक होते हैं हमारे अंकों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि या माप तुलना के आधार पर कार्य करते हैं, ठीक, आधार पर रहते हैं। जैसे कि थर्मामीटर की गणना नहीं करता, बल्कि जो बल होता है, जब प्रोफे होता है, क्या होता है उसका क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर पर के संबंधित प्रसार, मतलब रिलेटिव और एक्सपेंसेस की तुलना करके शरीर की ताप मापी को मापता है। एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जा सकता है, ठीक। जैसे किसी पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है, और उसके मूल्य की गणना करता है। जो पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल लेते हैं, उस पर जो लगा होता है हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर, उस पर लगा होता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। ये हमारा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। इस श्रेणी में वो कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर्स के बारे में बातें करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर की ही केंद्र बिंदु होता है। सबसे पहले कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर को ही केंद्र बिंदु बनाया जाता है कि ये क्या हमारा एक कंप्यूटर है, ये क्या हमारा एक प्रकार से कंप्यूटर है। इसमें जो होता है घरों का बजट तैयार करते हैं, अन्य प्रकार से भी कंप्यूटर्स को किए जाते हैं, कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी ही आती है। डिजिटल कंप्यूटर का डाटा प्रोग्राम 0 और 1 में परिवर्तन होता है। जैसे हमको टाइप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में, तो वो हमेशा हमारा कोड बढ़ जाएगा, 0 और 1 ही जाता है, कौन जाता है 0 और 1 जाता है हमेशा, ठीक। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर, उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये ज़्यादातर हमारा प्लान्स वगैरह में यूज होता है, या वहाँ पे जो हमारा एस जो होता है एक्सरा मशीन्स या सिटी स्कैन्स वगैरह में हमारा यूज होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटरों में से एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही गुणित हैं, मतलब इस कंप्यूटर में दोनों के इस वाले कंप्यूटर में दोनों कंप्यूटर के गुण हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर के, ठीक। ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं, जैसे कि जब कंप्यूटर की एनालॉग डिजिटल किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमाप या रक्तचाप आदि को मापने के लिए ये मापदाब के डिजिटल भागों द्वारा अंगों में बदल दी जाती है। इस प्रकार किसी भी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतर चढ़ाव की तुलना सही पता चल सके, ठीक। इसमें हम ब्लड प्रेशर, माप, शुगर सब चीज़ के अंदर नाप सकते हैं, ठीक। बढ़ते आगे चलते हैं। ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे एप्लीकेशन, पर्पस, साइज, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये सब बता दिए। जनरेशन, स्पेशल, ठीक, माइक्रो, वर्कशॉप, मिनी, मैनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं मेमोरी की। जो मेमोरी होती है, विभिन्न स्रोतों से डेटा प्राप्त निर्देश और परिणामों को संग्रहित कर भंडारित करना मेमोरी कहलाता है, ठीक। जैसे कि आम भाषा में याद रखना ही आम याद रखना ही, जैसे याददाश्त कंप्यूटर रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग लेता है सारा, उसे कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। उसे कहते हैं हम कंप्यूटर की क्या कहते हैं भाई, कंप्यूटर की मेमोरी, उसे कहा जाता है कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक। ये कंप्यूटर की प्रकार से मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध करवाती है, ठीक। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी होती है, जैसे प्रत्येक भाग को उसको भाग होता है उसको बोलते हैं सेल। जैसे कि मेमोरी के कंप्यूटर में कुछ पार्ट बने होते हैं, सी, डी, उसके बाद ई, मतलब छोटे छोटे पार्ट ए बी सी डी के बाद से, जिसको कहते हैं ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3, ठीक। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी अलग पहचान होती है, जैसे सेल एड्रेस पाथ होते हैं। इन सेल्स में भी डेटा संग्रहित किया जा सकता है, जैसे बाइनरी डेटा में, जिसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट में। कोई भी डेटा अगर हम कंप्यूटर में संग्रहित मतलब स्टोर करते हैं, तो हमेशा वो डेटा हमारा बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है,
और हमें उसका आउटपुट मिलता है हमारी भाषा के अनुसार। दोस्तों गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।